बीएससी फाइनल ईयर में यूनिट फर्स्ट का पार्ट बी चल रहा था। इसमें इससे पहले वाले क्लास में की थी थर्मोडायनेमिक और काइनेटिक स्टेबिलिटी ऑफ मेटल कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो यूनिट का नाम भी है ये थर्मोडायनेमिक एंड काइनेटिक एस्पेक्ट्स ऑफ मेटल कॉम्प्लेक्स, धातु संकुलों के ऊष्मागतिकी और गतिकी पहलू। इसके पहले वाली क्लास में धातुओं की जो ऊष्मागतिकी और गतिकी स्थायित्व वाला है वो हम पढ़ चुके हैं। इसके बाद में सेकंड क्वेश्चन जो इस यूनिट में से आया हुआ है 5 ईयर में, वो है फैक्टर्स अफेक्टिंग स्टेबिलिटी ऑफ मेटल कॉम्प्लेक्स। धातु संकुलों के स्थायित्व को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं वो आपको यहाँ पे पढ़ने हैं। ठीक है, धातु संकुल जो भी होते हैं वो कौन से स्थायी होते हैं, कौन से अस्थायी होते हैं, तो स्थायित्व को प्रभावित करने वाले कारक को यहाँ पे पढ़ने हैं। अब ये संकुल जो होते हैं ना वो मेटल और लिगेंड दोनों से मिलके बने हुए होते हैं। मेटल और लिगेंड दोनों से मिलके बने हुए, तो कुछ धातुओं के कारक ऐसे होते हैं जो प्रभावित करते हैं संकुल के स्थायित्व को, और कुछ लिगेंड से जुड़े हुए रिलेटेड भी कुछ रहते हैं जो भी क्या करते हैं इस धातु संकुलों को प्रभावित है, स्थायित्व को प्रभावित करते हैं। पहले हम पढ़ेंगे वे फैक्टर्स जो धातु मेटल से रिलेटेड होते हैं। तो फर्स्ट में पढ़ेंगे हम फैक्टर्स रिलेटेड टू मेटल आयन, क्योंकि संकुलों में धातु आयन के रूप में प्रेजेंट होती है। कुछ ऐसे भी होती है जिसमें ऑक्सीडेशन स्टेट धातु की 0 होती है, तो तब वहां पे हम आयन नहीं बोल क्या बोलते हैं, परमाणु बोलते हैं। तो दो प्रकार के फैक्टर हो गए, तो वे जो मेटल से रिलेटेड है, मेटल पे चार्ज है, इसका साइज है, डी ब्लॉक से है या एफ ब्लॉक से, कौन सी डी ब्लॉक की कौन सी श्रेणी से है, लिगेंड कैसा है, छोटा है, बड़ा है, क्लेट वाले बनाता है, नहीं बनाता है, तो ये लिगेंड से रिलेटेड कारक होते हैं। दोनों को अलग अलग पढ़ेंगे। पहले सबसे पहले पढ़ रहे हैं फैक्टर्स रिलेटेड टू मेटल आयन। धातु संकुल में धातु आयन से रिलेटेड जो फैक्टर्स हैं जो धातु संकुलों की स्थायित्व को प्रभावित करते हैं वो हमें सबसे पहले पढ़ने हैं। ठीक है, अब आप बताएं इसमें धातु संकुलों में धातु किसकी तरह कार्य करता है। अब देखिए मेटल लिगेंड में इस प्रकार से बनता है। मेटल ये बॉन्ड बनता है ना, लिगेंड सारे के सारे उपसहज संयोजक बंध से धातु से जुड़े हुए होते हैं। उपसहज संयोजक बंध में लिगेंड इलेक्ट्रॉन देता है, धातु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, और लुईस के अनुसार इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने वाला, इलेक्ट्रॉनों को एक्सेप्ट करने वाला क्या होता है, एसिड कहलाता है। धातु संकुलों में धातु एसिड की तरह कार्य करता है। लिगेंड इलेक्ट्रॉन दे रहा है, इलेक्ट्रॉन डोनर है, और इलेक्ट्रॉन देने वाले लुईस के अनुसार बेस की तरह व्यवहार करते हैं। धातु संकुलों में धातु है वो एसिड या अम्ल की तरह कार्य करता है, और लिगेंड है वो यहाँ पे बेस यानी एक क्षार की तरह कार्य करता है। ठीक है, सबसे पहला जो इसका कारक है उसमें फर्स्ट कारक आएगा जो मेटल से रिलेटेड है, उसमें लिखा हुआ आपकी साइज एंड चार्ज ऑफ द मेटल। साइज एंड चार्ज, धातु की साइज कैसी है, उस पे चार्ज प्लस में होता है, चार्ज कितना है, साइज एंड चार्ज ऑफ मेटल आयन। ठीक है, तो धातु संकुल में प्रेजेंट है, ये पढ़ना आपको। ठीक है, अब ये धातु संकुल के स्थायित्व को कैसे प्रभावित करता है, तो इसमें आपके आएगा एक आयनिक पोटेंशियल होता है। इसकी डेफिनेशन में पूछ लेते हैं कई बार एक नंबर में, आयनिक पोटेंशियल। आयनिक पोटेंशियल को हम फाई से रिप्रेजेंट करते हैं, आयनिक विभव है हिंदी में इसका नाम, जो कि किसके इक्वल होता है, तो चार्ज अपॉन में रेडियस। आयन जिसका हम आयनिक पोटेंशियल निकाल रहे हैं उस पे चार्ज कितना है, यानी चार्ज को क्यू से लिख दिया, और उस आयन की जो रेडियस होती है त्रिज्या वो कितनी है, जिसे हम आर से लिखते हैं। तो जिस धातु आयन का किसी भी आयन का चार्ज और उसकी त्रिज्या का जो रेशियो होता है अनुपात, वो आयनिक पोटेंशियल कहलाता है। ठीक है, आयनिक पोटेंशियल किसी भी आयन का आयनिक पोटेंशियल उसके चार्ज और उसकी रेडियस यानी उसकी त्रिज्या का रेशियो या अनुपात होता है। तो इससे दिख रहा है ना, ये इसके क्या है, समानुपाती, इसके क्या व्युत्क्रमानुपाती। तो आयनिक पोटेंशियल है वो चार्ज के क्या होता है, समानुपाती होता है, और आयनिक पोटेंशियल होता है वो रेडियस के क्या रहेगा, व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये आयनिक पोटेंशियल चार्ज के समानुपाती है, ये आयनिक पोटेंशियल यहाँ रेडियस यानी त्रिज्या के क्या रहेगा, व्युत्क्रमानुपाती है। यानी जिस धातु आयन पे धनावेश की मात्रा बढ़ती जाती है, ये क्यू बढ़ता जाता है, +1 +2 +3, तो जिस धातु आयन पे धनावेश की मात्रा बढ़ती जाती है उसका आयनिक पोटेंशियल बढ़ता जाता है, और जिस धातु आयन की त्रिज्या बढ़ती जाती है उसका आयनिक पोटेंशियल कम होता जाएगा। अब ये दोनों भी आपस में एक दूसरे से रिलेटेड है, क्यू और आर। आवेश व्युत्क्रमानुपाती किसके होते हैं, त्रिज्या के होते हैं।
क्योंकि चार्ज बढ़ाने के साथ साथ यानी कि प्लस में चार्ज बढ़ता जा रहा है, यानी कि धनायन पे धनावेश बढ़ जा रहा है। वो धनायन पे धनावेश जो होता है पॉजिटिव चार्ज, वो उसकी त्रिज्या क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होती है। धनायन का चार्ज बढ़ेगा, उसके साथ साथ में त्रिज्या क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। ये क्वेश्चन आपका उसमें आएगा बीएससी फर्स्ट ईयर में कि धनायन का आकार अपने जनक परमाणु से छोटा होता है, या फिर धनायनों पे आवेश अलग अलग धनायन हो सकते हैं अलग अलग परमाणुओं के, और धनायन पर आवेश बढ़ने के साथ साथ उनकी त्रिज्या क्या होती जाती है, कम होती जाती है। तो आवेश बढ़ने के साथ साथ आयनिक विभव बढ़ेगा, और त्रिज्या बढ़ने के साथ साथ आयनिक विभव क्या होगा, कम होगा। वैसे भी आपको पता है क्यू बढ़ेगा आर कम होगा, तो ये अपने आप क्यू बढ़ रहा है तब ये बढ़ेगा, आर क्या हो रहा है, क्यू बढ़ने पे आर कम हो रहा है, आर कम हो रहा है तब भी क्या होगा, बढ़ेगा। उस कंडीशन में क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। अब बनाते हैं इसमें क्वेश्चन, देखेंगे किस प्रकार से। एक संकुल ऐसा है जिसमें आयरन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, क्योंकि ये परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था वाले होते हैं ना, ये पाए जा सकते हैं डी ग्रुप वाले। एक संकुल ऐसा है जिसमें आयरन क्या है, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में। अब देख भी ले हम, जैसे कि हमने लिख दिया K4 FeCN6, एक तो ये वाला संकुल है, दूसरा संकुल है आपका K3 FeCN6, ये दो संकुल है। इसमें आयरन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में और इसमें आयरन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में। बताएं कौन सा अधिक स्थायी होगा संकुल। देखें इसमें +3 चार्ज है, इस पे Q ज्यादा है, इसके ऊपर चार्ज ज्यादा होता है, उसका आयनिक पोटेंशियल क्या होता है, ज्यादा होता है, और वो क्या होता है, अधिक स्थायी होता है। तो आयनिक पोटेंशियल फाई है वो किसके होते हैं, धातु संकुलों के स्थायित्व के क्या होगा, समानुपाती चलते हैं। इसकी वैल्यू कब बढ़ेगी, जब चार्ज बढ़ेगा, चार्ज इसका ज्यादा है, इसका आयनिक पोटेंशियल ज्यादा है, तो इसका स्थायित्व ज्यादा है। ये देखो ये Fe+3 वाला जो है वो क्या रहेगा, स्थायी होगा। इसी प्रकार से कोबाल्ट वाले की बात करें, कोबाल्ट के कुछ संकुल +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में, कुछ क्या है +3 में। जिसमें ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा होती है, प्लस में चार्ज ज्यादा होता है, उसका स्थायित्व भी क्या होता है, ज्यादा होता है। अब दो संकुल देखे जाए, एक तो बनता है इसमें कैल्शियम का, और एक बना हुआ है निकल का संकुल। ये चार्ज दोनों पे समान है, अलग अलग धातुओं के हैं। सेम धातु के हो तो चार्ज से देख लेना, अलग अलग धातुओं के हो चार्ज सेम हो तब किससे देखेंगे, रेडियस से देखेंगे। अब ये पता है इसमें निकल की रेडियस क्या होती है, कम होती है, क्योंकि इसी आवर्त में कैल्शियम से जब निकल की तरफ जाते हैं तो त्रिज्या क्या होती जाती है, कम होती जाती है। इसकी त्रिज्या कम है, त्रिज्या कम है तो आयनिक पोटेंशियल ज्यादा है, आयनिक पोटेंशियल ज्यादा है तो स्थायित्व ज्यादा है। इसकी तुलना में जो निकल के संकुल होते हैं वो क्या रहेंगी, अधिक स्थायी रहेंगे। तो ये पहला फैक्टर था जो मेटल से रिलेटेड था, जो कि धातुओं के संकुलों को प्रभावित करता है। साइज एंड चार्ज, साइज और चार्ज में चार्ज और साइज का रेशियो है वो आयनिक पोटेंशियल कहलाता है। आयनिक पोटेंशियल है वो स्थायित्व के क्या होता है, समानुपाती है। सेम मेटल आयन हो तो चार्ज के आधार पे उसके स्थायित्व को देख लेंगे, जिसपे चार्ज ज्यादा होगा उसका स्थायित्व ज्यादा होगा। यदि अलग अलग मेटल आयन हो जिन पे चार्ज सेम हो तो स्थायित्व उनके रेडियस से देते हैं। रेडियस कम होगी उसका आयनिक पोटेंशियल ज्यादा होगा, आयनिक पोटेंशियल ज्यादा होगा उसका स्थायित्व क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा। ये था फर्स्ट कारक मेटल से रिलेटेड जो धातु आयनों के संकुलों को प्रभावित करते हैं। चलो फर्स्ट हो गया, उसके बाद सेकंड स्टार्ट करते हैं इसमें। फिर दूसरा कारक देखें, दूसरा कारक जो धातु संकुलों के स्थायित्व को प्रभावित करता है वो रहेगा इसके अंदर इंटरेक्शन देखनी है अपने को, यानी कि मेटल और लिगेंड के बीच की नेचर ऑफ मेटल लिगेंड इंटरेक्शन। मेटल लिगेंड इंटरेक्शन अंतर क्रिया किस प्रकार की होती है।
अब मेटल भी दो प्रकार के होते हैं, हार्ड और एक कौन सी होती है, सॉफ्ट होती है। एम का मतलब मेटल है। अब पहले बताया ना कि मेटल एसिड की तरह कार्य करती है धातु संकुलों में लिगेंड बेस की तरह, तो हार्ड एसिड ए क्या होती है, इसमें सॉफ्ट एसिड होती है। उसी प्रकार से जो लिगेंड है जो बेस की तरह कार्य करता है, यहाँ पे मेटल है वो एसिड की तरह व्यवहार करे, लिगेंड है यहाँ पे वो बेस की तरह व्यवहार कर रहा है, क्षार की तरह। अब ये भी दो प्रकार के होते हैं, जिनकी ईएन ज्यादा होती है वे हार्ड बेस में आते हैं, जिनकी ईएन कम होती है वे सॉफ्ट बेस में आते हैं। ये वाला जो है हार्ड एसिड सॉफ्ट बेस वाला, वो आपका यूनिट नंबर 5 है, इसमें इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री 5 यूनिट है। हार्ड एसिड एंड बेस, हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड एंड बेस, इस नाम से। एक तो हो सकता है कि ऐसा संकुल हो जिसमें मेटल भी क्या हो, हार्ड हो, और लिगेंड भी क्या हो, हार्ड हो, इनके बीच इंटरेक्शन हो रही है, इंटरेक्शन। एक ऐसा हो संकुल जिसमें दोनों ही क्या हो, सॉफ्ट हो। तो इस प्रकार से जो बने हुए होते हैं वो क्या बनते हैं, स्टेबल कॉम्प्लेक्स होते हैं, और उनकी जो स्थायित्व होता है वो क्या होता है, ज्यादा होता है। एक अपोजिट वाले से बन गए, यानी हार्ड ये बने हुए हैं, इस साइड में ये मेटल है और इस साइड में ये लिगेंड है। इस प्रकार से बना दें कि मेटल हार्ड है और सॉफ्ट ये है। एक संकुल ऐसा है जिसमें मेटल हार्ड है और सॉफ्ट लिगेंड है, एक संकुल ऐसा है जिसमें हार्ड लिगेंड है सॉफ्ट मेटल, यानी चेंज कर दिया, एक हार्ड है तो एक क्या रहेगा, सॉफ्ट रहेगा। इस प्रकार के इंटरेक्शन से बनने वाले जो संकुल होते हैं वो क्या होते हैं, अनस्टेबल होते हैं या अस्थायी संकुल यहाँ पे माने जाएंगे। ठीक है, ये तो अलग अलग इंटरेक्शन हो, इन्हें हार्ड इंटरेक्शन या चाहे सॉफ्ट इंटरेक्शन हो, इनसे बनने वाला संकुल क्या होता है, स्टेबल या स्थायी होता है। जो हार्ड सॉफ्ट या सॉफ्ट हार्ड से मिलकर होते हैं, यानी इस साइड हम मेटल लिख रहे हैं और इस साइड हम क्या लिख रहे हैं, लिगेंड। दोनों हार्ड हो तब भी स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनेगा, दोनों सॉफ्ट हो तब भी स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनेगा। लेकिन एक हार्ड और एक सॉफ्ट हो, कोई सा भी हार्ड हो कोई सा भी सॉफ्ट हो, तो इनसे बनने वाला संकुल क्या होता है, अनस्टेबल होता है। ये याद रखना आप लोग, ठीक है। अब इसके एग्जाम्पल देखते हैं। इसमें एक साइड में एग्जाम्पल इस प्रकार से लिखे हैं, जैसे बेरिलियम है +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में, और एक है मैग्नीशियम +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में। इसमें से ये वाला माना जाता है, इसकी आकार छोटा है, विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा है। आकार छोटा और ईएन ज्यादा होती है, वे हार्ड होंगे। इसकी कंपैरिजन में मैग्नीशियम क्या है, सॉफ्ट है। अब लिगेंड की बात की जाए तो फ्लोरीन और आयोडीन में से दोनों की बात करें, फ्लोरीन की ईएन कम है, फ्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा है और इसका साइज छोटा है, तो ये क्या है, हार्ड लिगेंड है। आयोडीन का आकार बड़ा है, विद्युत ऋणात्मकता कम है, तो ये क्या है, सॉफ्ट लिगेंड। अब मैग्नीशियम के आयोडीन के साथ बनने वाले संकुल क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं, क्योंकि ये भी सॉफ्ट है और ये भी क्या है, सॉफ्ट है। बेरिलियम के फ्लोरीन के साथ मिलकर बनने वाले संकुल क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं। यदि हमने उल्टा कर दिया जाए, क्योंकि ये हार्ड है ये भी हार्ड है, हार्ड से बनने वाला स्टेबल, ये सॉफ्ट है, आयोडीन सॉफ्ट है, सॉफ्ट से बनने वाला भी क्या होता है, स्टेबल। यदि इसमें आयोडीन को हम इसके साथ जोड़ दें तो बेरिलियम हार्ड है, आयोडीन क्या है, सॉफ्ट है, इन दोनों के इंटरेक्शन से बनने वाला अनस्टेबल होगा। उसी प्रकार से मैग्नीशियम क्या है, सॉफ्ट है, फ्लोरीन हार्ड है, इन दोनों को आपस में जोड़े जाए तो भी क्या बनेगा, अनस्टेबल कॉम्प्लेक्स यहाँ पे बनता है। तो आगे आपको समझ में, जिसकी हार्ड वाले वे होते हैं जिनकी साइज छोटा होता है, ईएन ज्यादा होती है, और सॉफ्ट वाले वे होते हैं जिनकी ईएन कम होती है और आकार क्या होता है, बड़ा होता है। इन चारों लिगेंड की बात की जाए, जैसे फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, इनकी बात की जाए तो इस साइड चलने पे ईएन कम होती जा रही है, उसके साथ साथ में ये सबसे हार्ड मानते हैं और ये सबसे क्या मानते हैं, सॉफ्ट मानते हैं। जिस लिगेंड या धातु आयन की आकार छोटा, ईएन ज्यादा होती है, वे क्या आएंगे, हार्ड में माने जाते हैं, हार्ड एसिड या हार्ड बेस से होंगे। और जबकि वे मेटल आयन या लिगेंड जिसका साइज बड़ा होता है और जिसकी ईएन क्या होती है, कम होती है, वे सॉफ्ट में माने जाते हैं। ये था मेटल से रिलेटेड सेकंड कारक जो कि धातु संकुलों के स्थायित्व को प्रभावित करता है, नेचर ऑफ एमएल इंटरेक्शन। एम का मतलब मेटल और एल का मतलब है यहाँ पे लिगेंड। उसके बाद देखें तीसरा कारक जो धातु संकुलों के स्थायित्व को प्रभावित करता है,
मेटल से रिलेटेड हम वही चल रहे हैं अभी। ठीक है, तीसरे कारक में देखें। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एटम, तीसरा धातु से रिलेटेड कारक जो धातु संकुलों की स्थायित्व को प्रभावित करता है उसमें आएगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ मेटल आयन। संकुल में जो धातु आयन उपस्थित है उस धातु आयन की विद्युत ऋणात्मकता जो ईएन है वो भी धातु संकुलों के स्थायित्व को प्रभावित करती है। जिस धातु आयन की विद्युत ऋणात्मकता या ईएन क्या होती है, हाई होती है, एक ऐसा मेटल आयन है जिसकी ईएन क्या है, लो है। धातु आयन मेटल आयन की बात हो रही है। ईएन होती क्या है, ईएन होती है जैसे ये कोई भी बॉन्ड है, ये मेटल और लिगेंड का बॉन्ड है। यदि धातु की ईएन ज्यादा है तो वो आसानी से दोनों इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ क्या कर लेगी, आकर्षित कर लेगी, जिसके कारण से बनने वाले संकुल का स्थायित्व क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। तो इसमें देखिए अब क्या चल रहा है कि ईएन जिसकी हाई होती है वो आसानी से इलेक्ट्रॉन, वह धातु आयन या वह संकुल जिसमें धातु आयन की ईएन ज्यादा है या अधिक ईएन वाला धातु आयन प्रेजेंट है, तो वो लिगेंड के द्वारा दिए जाने वाले इलेक्ट्रॉनों को आसानी से ले सकते हैं। इसकी इलेक्ट्रॉन लेने की प्रवृत्ति ज्यादा होती है जिसकी ईएन ज्यादा होती है, तो वो आसानी से लिगेंड से इलेक्ट्रॉन ले लेगी, जिससे बनने वाला बॉन्ड अधिक स्ट्रॉन्ग बनेगा और बनने वाले संकुल का स्थायित्व भी क्या होगा, ज्यादा होगा। तो वह मेटल कॉम्प्लेक्स जिसमें धातु आयन की ईएन ज्यादा होती है, तो वहां पे बनने वाला जो संकुल है वो कैसा रहेगा, स्टेबल कॉम्प्लेक्स या स्थायी संकुल होता है। जबकि वह संकुल जिसके अंदर धातु आयन की ऑक्सीडेशन स्टेट सॉरी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी या विद्युत ऋणात्मकता कम होती है, तो उसके द्वारा बनने वाला जो संकुल है वो अनस्टेबल होगा इसकी कंपेरिजन में। अनस्टेबल कॉम्प्लेक्स या अस्थायी संकुल है वो यहाँ पे बन जाएगा। जैसे कि धातु आयनों की ईएन की बात करें, जैसे ये बेरिलियम है, इसकी ईएन ज्यादा है, तो मैग्नीशियम की तुलना में इसके द्वारा बनाए गए संकुल क्या रहेंगे, अधिक स्थायी रहेंगे। अब आयरन की बात की जाए, आयरन है और एक साइड में क्या है, कोबाल्ट है। आयरन भी +3 में, कोबाल्ट भी +3 में। ईएन किसकी ज्यादा है, कोबाल्ट की ज्यादा है, तो कोबाल्ट के बने हुए संकुलों का स्थायित्व क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा। कहने का मतलब है जिस संकुल में उपस्थित केंद्रीय धातु परमाणु है या आयन है उसकी ईएन ज्यादा होगी, उसका द्वारा बनाए जाने वाले संकुल का स्थायित्व भी अधिक होगा। कारण है कि ज्यादा ईएन वाले हैं वो लिगेंड के द्वारा दिए जाने वाले इलेक्ट्रॉन युग्म को आसानी से अपनी तरफ अट्रैक्ट या आकर्षित कर लेते हैं, जिससे कि जो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनता है धातु और लिगेंड के बीच में वो अधिक स्थायी बनता है। और उस ये जो धातु संकुलों का स्थायित्व है किसकी ओर निर्भर करता है, लिगेंड और धातु के बीच में बने हुए जो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड है उसी पर डिपेंड करता है। जहाँ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है वही संकुल क्या माना जाता है, इसमें स्थायी संकुल है वो माना जाएगा। ये बन गया इसमें तीसरा कारक जो धातु संकुलों की स्थायित्व को प्रभावित करता है, उसमें क्या आएगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ मेटल आयन। तो हम इसमें ये भी लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है धातुओं की, मेटल आयन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो धातु संकुलों के स्थायित्व की क्या होती है, समानुपाती होती है। ये वाला रिलेशन आप एक साइड में लिख सकते हो। ये रहेगा इसमें तीसरा कारक जो धातु संकुलों के स्थायित्व को प्रभावित करता है। लिखें इसको। उसके बाद में देखें फोर्थ, चार कारक है धातु संकुलों के स्थायित्व से संबंधित। चौथा कारक है वो देखें किस प्रकार से होगा। देखें
फोर्थ फैक्टर रहेगा इसमें CFSE। CFSE फुल फॉर्म लिखते हैं CFSE की क्या रहती है, तो इसकी फुल फॉर्म रहेगी यहाँ पे क्रिस्टल फील्ड स्टेबिलाईजेशन एनर्जी। सी से क्रिस्टल फील्ड स्टेबिलाईजेशन एनर्जी, हिंदी में नाम रहेगा इसका क्रिस्टल क्षेत्र स्थायीकरण ऊर्जा। क्रिस्टल क्षेत्र स्थायीकरण ऊर्जा, ये रहेगा इसका नाम। अब ये होती क्या है, तो वही है इसमें कि जब लिगेंड बनने के लिए धातु आयन के डी कक्षकों का विपाटन होता है, क्रिस्टल क्षेत्र यहाँ पे स्प्लिटिंग होती है डी कक्षकों की, तो ये इस प्रकार से बनेगा। ठीक है, स्प्लिटिंग होने के बाद में ऐसे होता है, कुछ इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ चले जाते हैं, कुछ इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ चले जाते हैं। इस पूरी प्रोसेस में जो एनर्जी होती है वो रिडिस्ट्रीब्यूट होती है। ऊर्जा का क्या होता है, एनर्जी रिडिस्ट्रीब्यूशन, यानी एनर्जी पुनर्वितरण होता है, एनर्जी रिडिस्ट्रीब्यूशन होगा। इस पूरे प्रोसेस में जो ऊर्जा का पुनर्वितरण होने के बाद में जो एनर्जी चेंज होता है वो सबसे लास्ट में क्या बनाता है, जो एनर्जी होती है उसको क्या बोलते हैं, क्रिस्टल क्षेत्र स्थायीकरण ऊर्जा होता है। यानी धातु संकुल बनाने के लिए जब लिगेंड आते हैं धातु आयन के पास में, जो धातु आयन के डी कक्षकों का क्या होता है, विपाटन होता है। उस विपाटन के कारण जो एनर्जी में चेंज होता है, तो एनर्जी बढ़ेगी या घटेगी, एनर्जी में जो चेंज होता है वही उसकी क्या कहलाती है, क्रिस्टल क्षेत्र स्थायीकरण ऊर्जा कहलाती है। क्योंकि यहाँ से ये इसमें एनर्जी है, इस प्रकार से एनर्जी है वो बढ़ती जा रही है। ठीक है, ऊपर से एनर्जी बढ़ती जा रही है, तो इन कक्षकों की ऊर्जा इनसे क्या है, कम है, इनकी ऊर्जा ज्यादा। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन जब यहाँ जाते हैं, इन कक्षकों से इलेक्ट्रॉन जब यहाँ जाते हैं तो क्या होगा, ऊर्जा उत्सर्जित होगी, ऊर्जा बाहर निकलेगी। यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ जाते हैं तो ऊर्जा क्या होती है, अवशोषित होती है। तो ऊर्जा में चेंज होगा ना, यहाँ जाने पे उत्सर्जित हो रही है, यहाँ जाने पे क्या हो रही है, अवशोषित हो रही है। यानी पूरे प्रोसेस में यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ जाने में, यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ जाने में, पूरे प्रोसेस में जो ऊर्जा में चेंज होता है वही यहाँ पे क्रिस्टल क्षेत्र स्थायीकरण ऊर्जा कहलाती है। CFSE में एक नाम और भी बनता है इसमें, जहाँ पे S का नाम क्या ले दिया जाए, स्प्लिटिंग ले दी जाए, तो ये बनती है क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा बनती है। वो क्या होती है, डी कक्षकों का विपाटन होने के बाद में उच्च ऊर्जा वाले ये और निम्न ऊर्जा वाले ये, इन कक्षकों के बीच जो ऊर्जा का अंतर होता है, उच्च ऊर्जा और निम्न ऊर्जा वाले कक्षकों के बीच ऊर्जा का जो अंतर है उसको भी हम क्या बोलते हैं, CFSE बोलते हैं। लेकिन ये CFSE होती है, उसमें S का मतलब क्या होता है, स्प्लिटिंग यानी विपाटन, क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा, और ये क्या है, क्रिस्टल क्षेत्र स्थायीकरण ऊर्जा। दोनों सेम है, दोनों का शॉर्ट नेम सेम है, CFSE है। S का मतलब स्टेबलाइजेशन हो तो स्थायीकरण ऊर्जा है, जो इस पूरी प्रोसेस में एनर्जी चेंज होता है वो, और S का मतलब स्प्लिटिंग हो तो ये विपाटन ऊर्जा है, जो कि उच्च ऊर्जा और निम्न ऊर्जा वाले कक्षकों के बीच ऊर्जा का अंतर होता है। ये तो हो गई क्या होती है ऊर्जा। के बाद में देखें ऊर्जा के बाद में इसमें अपने को क्या बताना है, इसमें अपने को बताना है कि यहाँ पे CFSE किस प्रकार से धातु संकुलों की स्थायित्व को प्रभावित करती है। अब CFSE में S का मतलब ही क्या आ गया, स्टेबिलाईजेशन हो गया। S का मतलब क्या है, यहाँ पे स्टेबिलाईजेशन आ गया। इसका मतलब इस ऊर्जा का मान ज्यादा होगा तो संकुलों का स्थायित्व भी क्या होगा, ज्यादा होगा। यानी बनने वाले संकुल की क्रिस्टल क्षेत्र स्थायीकरण ऊर्जा का मान यदि ज्यादा है तो उस बनने वाले संकुल की स्टेबिलिटी यानी स्थायित्व का मान भी क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा। तो संकुल यौगिकों की CFSE जितनी ज्यादा होगी, स्टेबिलिटी उतनी क्या होगी, ज्यादा रहेगी। अब CFSE निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो अष्टफलकीय और चतुष्फलकीय में अलग अलग होगा। ऑक्टाहेड्रल फील्ड में या अष्टफलकीय संकुल हो तो उसकी CFSE निकालने का फॉर्मूला होता है N(T2G) इंटू में, या फिर शुरू से लिखो माइनस में 0.4 इंटू में N(T2G) प्लस में 0.6 इंटू N(Eg) और यहाँ पे क्या आएगा, ये वाला। इसका मतलब है अष्टफलकीय संकुलों की क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन, यहाँ S का मतलब क्या होता है, स्प्लिटिंग से बताया जा रहा है। ठीक है, जब हमें टेट्राहेड्रल संकुल हो अपने पास में, तब ये क्रिस्टल क्षेत्र स्थायीकरण ऊर्जा निकालने का फॉर्मूला क्या रहेगा। इन दोनों जगह जो ये S है ना, वो स्टेबिलाईजेशन या फिर स्थायीकरण वाली ऊर्जा को बताना है। ठीक है, इसको निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, तो इसको निकालने का फॉर्मूला होता है माइनस में
0.6 इंटू में एन Eg प्लस में 0.4 इंटू में एन T2G और टेट्राहेड्रल फील्ड में क्रिस्टल विपाटन डेल्टा टी होती है। ये इसका मतलब ये क्या है, CFSE है किसकी, टेट्राहेड्रल की। हाँ, एस का मतलब क्या है, स्प्लिटिंग। ये होता है निकालने का फॉर्मूला। ये तो क्या, ये वैल्यू फिक्स है, एन T2G एन Eg, ये क्या है यहाँ पे, तो एन T2G जहां भी लिखा हुआ हो वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन T2G ऑर्बिटल। दो प्रकार के डी कक्षकों में पढ़ना होता है, Eg और T2G। तो T2G ऊपर है, एस फ्लक्की में Eg ऊपर होते हैं, T2G नीचे होते हैं। टेट्राहेड्रल में उससे विपरीत होता है, उसमें Eg होते हैं नीचे और T2G कहाँ जाते हैं, ऊपर जाते हैं। तो एन का मतलब इलेक्ट्रॉन किस में, T2G कक्षक में। एन Eg लिख दिया जाए तब भी क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, लेकिन कौन से कक्षकों में, Eg कक्षकों में उपस्थित अयुग्मित नहीं, टोटल इलेक्ट्रॉन देखने को, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे हम, टोटल जितने भी इलेक्ट्रॉन उनको यहाँ से इनसे क्या करके चलना है, मल्टीप्लाई करके चलना है। ये हो गया। ये तो है कि इस प्रकार से निकालते हैं उनको। अब ये जहां ज्यादा आएगा उसका स्थायित्व भी क्या होगा, ज्यादा होगा। तो इसके लिए पता होना चाहिए अपने को, जैसे कि D1 से लेकर के D10 तक यदि धातु आयन, ये धातु आयन की बात हो रही है। धातु आयन में पहले हम देखेंगे कि इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है। ऑक्सीडेशन स्टेट के बाद में हम देखेंगे कि उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास D1 से लेकर D10 के बीच में कौन सा है। उस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में हम डी कक्षकों का विपाटन कराएंगे, लिगेंड स्ट्रॉन्ग है या वीक है, इसके समय पहली क्लास में पढ़े हुए सारे। विपाटन होने के बाद में कितने इलेक्ट्रॉन है वो Eg में गए, कितने T2G में गए, वो रख के यहाँ पे CFSE निकालेंगे। जिस संकुल के CFSE का मान ज्यादा आएगा उस संकुल का स्थायित्व ज्यादा हो जाएगा, जिसके लिए CFSE का मान कम आएगा उसकी स्थायित्व क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इन दोनों में ज्यादा कौन सी होती है, ये वाला रिलेशन होता है इन दोनों के बीच का कि डेल्टा T इक्वल में होती है 4/9 डेल्टा O। तो इसका मतलब डेल्टा T है, यानी चतुष्फलकीय क्षेत्र में क्रिस्टल विपाटन ऊर्जा है वो अष्टफलकीय वालों की कितनी होती है, 4/9 होती है, यानी कम होती है। ठीक है। और इसमें मान के चलते हैं लास्ट वाला D10 वाला होता है, इनमें संकुलों का जो स्थायित्व है वो D10 वाला, जितने डी इलेक्ट्रॉन वाले होंगे स्थायित्व उतना इसमें क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा। ये तो बताइए D10 वालों का इसमें क्या चलता है, D10 है, D0 है और D5 है। तीन इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, ये D0, D5 और D10। अष्टफलक की बात की जाए तो इसके लिए क्या होता है, CFSE का मान क्या आता है, 0 आता है। CFSE का मान 0 आता है तो ऐसे संकुलों का स्थायित्व हम इसमें क्या मान चलते हैं, संकुलों का स्थायित्व इसमें क्या हो जाएगा, इस प्रकार से ग्राफ बनता है, इसमें ग्राफ बनते हैं स्थायित्व का। तो ये इस प्रकार से कुछ ग्राफ बनता है। ये यहाँ D0 वाले का है, यहाँ ये D5 वाले का है और यहाँ पे किसका है, D10 वाले का है। ये जो D3 वाले का है ये D8 वाले का, यहाँ D9 वाला आ जाएगा, यहाँ D6 और D7 वाले आ जाएंगे, यहाँ पे D4 वाला आ जाएगा, D5 यहाँ 1 2 3 यानी D1 D2 और D3 और यहाँ आ जाएंगे। सबसे अधिक स्थायी ये जो ऊपर यहाँ पे बने हुए वो है, तो D3 और D8 विन्यास वाले धातु संकुलों का स्थायित्व सबसे ज्यादा रहेगा। फिर इनका स्थायित्व इस प्रकार से कम होता जाएगा, इनका स्थायित्व कम होता जाएगा, फिर कुछ बढ़ेगा, यानी कि D0 का सबसे कम है स्थायित्व, फिर D3 तक स्थायित्व बढ़ेगा, D3 का मैक्सिमम है, फिर वापस D5 तक कम होता जाएगा, फिर वापस D8 तक बढ़ेगा, फिर वापस कम हो जाएगा और D10 का क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इस प्रकार से ये ग्राफ बनता है, इस ग्राफ के द्वारा इसे हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। ये इसमें कारक जो धातु संकुलों के स्थायित्व को प्रभावित करते हैं, जो कि मेटल आयन से रिलेटेड कारक थे। उसके बाद में इसमें क्या बचेगा, मेटल आयन के बाद में एक तो लिगेंड बच गया इसमें, तो लिगेंड के कारक जो प्रभावित करते हैं वो हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो लिगेंड वाले में एक तो मेन जो आता है वो आपका किलेट लिगेंड से रिलेटेड आता है। एक इसी यूनिट में है आपका ट्रांस इफेक्ट या ट्रांस प्रभाव, जो पहले वाले एक वीडियो में करवाया हुआ है, ट्रांस प्रभाव, इस पे क्वेश्चन है इस यूनिट से सबसे ज्यादा आते हैं। तो किलेट और लिगेंड से संबंधित कारकों में लिगेंड पे चार्ज कितना है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड, वीक लिगेंड है, वो भी प्रभावित करते हैं। किलेट वाले कितनी बन रही है, किलेट लिगेंड है, नॉर्मल लिगेंड है, वो सब संकुल है, वो सब कारक है वो लिगेंड से रिलेटेड होते हैं, जो कि धातु संकुलों के स्थायित्व को प्रभावित करते हैं। तो लिगेंड से रिलेटेड जो धातु संकुलों के स्थायित्व को प्रभावित करने वाले कारक हैं वो हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना है।